तभी मैं 17 साल का रहेगा, 16 साल का था। 16 साल में। अच्छा। तभी मैं बिज़नेस जो है मेरे को ज्वाइन करना नहीं था। मैं 16 साल का था, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। 10th जस्ट पास हुआ था और 11th में गया था। प्लस ग्लास के मशीनरी को लेके आना था यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए। करेक्ट। तो वो सब करने के लिए इंग्लिश नहीं आता है मेरे को। हाँ, पापा बोलते हैं। पापा बोलते हैं। तो मैं बोला इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि मैं भी खुद गुजराती मीडियम से पढ़ाई किया था। ओके। गलती से पहली बार चाइना गए तो नानचांग की जगह पे नानचिंग पहुंच गए। अरे और नानचिंग में कलकत्ता और केरला का गांव का डिफरेंस जितना था। अरे बाप। 8 महीने के अंदर मैंने 700 यूनिट बेचा था। वाह। हर एक इंडस्ट्री रोज़ सुबह जाने का टारगेट था, 12 से 15 लोग को रोज़ मिलने का, मंडे टू फ्राइडे। इंडिया वॉज द मैन्युफैक्चरिंग हब बिफोर 200 ईयर्स करेक्ट। फॉर द वर्ल्ड। फॉर द वर्ल्ड। जो आज चाइना है ना, वो इंडिया था आज से 200-250 साल पहले। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और आपका ये अपना बंगाल, ये सब जगह पर जाके गवर्नमेंट से मिला कि मैं ना थोड़ा ऐसा पेट्रोटिक है, ऐसा मतलब मेरे को है ना कि चाइना में जो हो रहा है वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। हाय प्रकाश भाई, वेलकम टू इंक स्टोरीज। हेलो सुजीत। आप भूमि वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है सब लोग तो नहीं जानते, लेकिन बॉम्बे में जितने जन है शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने भूमि वर्ल्ड सुना नहीं है। और आप आज आए भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में, लोगों को आपका जो विजन है, आपने जैसा वो बिज़नेस खड़ा किया वो हम सुनना चाहते हैं। और आपका जो जर्नी आपने जहाँ से चालू किया, आपका फैमिली बिजनेस जो है उसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं। तो हम आपसे इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आप तैयार हैं? कैन वी स्टार्ट? यस सर। तो बेसिकली आप देखोगे ना तो हमने जो है ग्लास इंडस्ट्री में थे। मेरे पिताजी 1975 में बॉम्बे आए थे वो। ओके। तभी आए वहाँ पर, तभी वहाँ 8th स्टैंडर्ड उन्होंने पढ़ाई किया था। फिर वो एक सरकमस्टेंस आया कि हमको यहाँ पर आना पड़ा कच्छ से। तो कच्छ से बॉम्बे आए, जॉब किया उन्होंने। अच्छा। तो जॉब किया, 6-7 साल जॉब करने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि किसी के साथ वर्किंग पार्टनरशिप में आ जाए और पार्टनरशिप में अपन एक बिज़नेस शुरू करते, क्योंकि उन्होंने लकड़े का प्लाईवुड का बिज़नेस में ऑलरेडी जॉब करते थे वो। अच्छा। वो जॉब करते थे, उन्होंने देखा नहीं अच्छा है लड़का, मेहनतू है, तो अपने साथ में मिलके एक बिज़नेस शुरू करना चाहिए ना। 81 में उन्होंने बिज़नेस शुरू किया ग्लास नहीं, पहले प्लाईवुड का शुरू किया। अच्छा, फिर लेमिनेट्स का आया, फिर 86 में ग्लास का शुरू किया। ओके। तो हमारा ये तीनों बिजनेस पैरेलल चलता है। ओके। जितने भी हमने स्टोर किया, हम लोग के पूरे बॉम्बे में 10 स्टोर है। अच्छा। जिसमें ग्लास, प्लाईवुड और अपना वॉलपेपर हुआ, सनमाई का हुआ, ये सब का एक स्टोर, एक इंटीग्रेटेड स्टोर होता है। अच्छा। जिसके अंदर ये तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके। और वो बेस पे उन्होंने शुरू किया, 86 से शुरू किया और 2001 तक उन्होंने सब पूरे सिटी में, मतलब मुलुंड में, भांडुप में, थाना में, सांता क्रूज में, विले पार्ले में, न्यू बॉम्बे में, खारघर में, पुणे में, सब जगह पे उन्होंने स्टोर बनाया ग्लास। खुद का स्टोर था। अरे वाह। तो वो बेस पे 2001 में फिर वो लोग तीनों जो पार्टनर थे वो अलग हुए। ओके। फिर एक अपॉर्चुनिटी आया, इसमें मैं ज्वाइंट हुआ ऐसा। अच्छा। तो पापा बोले कि यार अभी आप क्या उम्र के थे तभी? तभी मैं 17 साल का रहेगा, 16 साल का था। 16 साल में। अच्छा। तभी मैं बिज़नेस जो है मेरे को ज्वाइन करना नहीं था। मैं 16 साल का था, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। 10th जस्ट पास हुआ था और 11th में गया था। तो पापा ने बोला कि यार एक इशू है। बोला क्या हुआ? तो बोलते कि अभी जो है हम पार्टनर तो सब अलग हुए, अभी सब एग्जीबिशंस में जाना है। तो सब में वहाँ से हमारा बिज़नेस मेनली ग्लास को इंपोर्ट करना था, प्लस ग्लास के मशीनरी को लेके आना था यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए। करेक्ट। तो वो सब करने के लिए इंग्लिश नहीं आता है मेरे को। हाँ, पापा बोलते हैं। तो मैं बोला इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि मैं भी खुद गुजराती मीडियम से पढ़ाई किया था। ओके। तो हम बोले ठीक है, एक काम करते, ऐसा इशू है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट दिन गया, पूरा बॉम्बे ढूंढा कि कौन है जो मुझे गुजराती से इंग्लिश सिखाएगा। गुजराती से इंग्लिश? हाँ, तो हिंदी से इंग्लिश वाले बहुत है। हाँ हाँ। ठीक है, तो पापा को गुजराती से इंग्लिश सिखाना था। तो एक अशोक दावड़ा करके थाना में मिल गया हमको। अच्छा। उसके पास गया, मार्च का महीना था। मैं बोला भाई हमारा अक्टूबर में एग्जीबिशन है जर्मनी में, डेजलडॉर्फ में, मेरे को और मेरे पिताजी को इंग्लिश सीखना है। हम दोनों को इतना इंग्लिश आना चाहिए कि वो कुछ बोल रहा है हमको समझ में आना चाहिए और हम उसको कुछ बोल रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। तो बोला ठीक है।
तो बोला आपको 2 बार आना पड़ेगा, सुबह 7 बजे भी आना पड़ेगा, शाम को 7 बजे भी आना पड़ेगा, मतलब दोनों बार आएंगे, लेकिन आप हमको इंग्लिश सिखा दो करके। हाँ, तो हम लोग, मैं और पापा दोनों इंग्लिश साथ में सीखने जाते थे। अच्छा, क्योंकि मुझे भी कुछ समझता नहीं था। कॉलेज गया, कॉलेज के पहले का 10 स्टैंडर्ड तक गुजराती मीडियम, गुजराती मीडियम है। वो प्योर गुजराती जैसा था। वो 11th में भी मैं कॉलेज में गया, वो क्या लेक्चर में हिंदी में बोल रहा है, मतलब साउथ इंडियन में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना लैंग्वेज इशू था। फिर सीखे 6 महीना, डेजर्ट गए। तभी तक पापा का रिटेल का स्टोर था, सब जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थे। अच्छा, मैं आया तो मैं उनको प्रोवोक किया कि भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, तो अपना होराइजन बढ़ेगा। ग्लास का स्टोर होगा तो वो एरिया स्पेसिफिक होगा। करेक्ट, थाना में स्टोर है तो थाना के लोग ही लेंगे, करेक्ट। और दुकान पे बैठना पड़ेगा, दुकान में बैठना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम अपना होराइजन बड़ा कर सकते हैं। करेक्ट, हम पूरे इंडिया के अंदर जो है वो ग्लास के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। करेक्ट, तो वो करके हम जर्मनी से, स्पेन से मशीनरी लेके आना Correct. शुरू किया। करेक्ट, उसके बाद जो है एक यूनिट हमने शुरू कर दिया। यूनिट शुरू करते करते फिर हमको एक्सपांशन का स्कोप आना शुरू हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाना था। हाँ, लेकिन वो यूरोपियन मशीनरी में वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं था। हाँ, तभी नया नया चाइना शुरू हुआ था, ये 2002-3 की बात है। ओके, तभी चाइना जाने के बाद जो है कि चाइना जाएंगे और वहाँ से मशीन लेके आएंगे, वो 1/10 कॉस्ट में दे रहे हैं हमको। अच्छा, इतना डिफरेंस। इतना डिफरेंस था। स्पेन का मशीनरी 4 करोड़ रुपए का था वॉश बेसिन बनाने का, और चाइना का मशीनरी 40 लाख रुपए का था। अच्छा, ये इतना डिफरेंस था। तो वो बोला 40 लाख रुपया जो बोल रहा है देगा क्या, कल जाके अपने को मतलब प्रोडक्शन निकला नहीं तो इशू हो जाएगा, क्वालिटी नहीं। अपना एक लैंडमार्क है हमारा, एक मार्क है कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी वाले देते हैं। हाँ, जिससे जो है कि ग्लास इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक, बहुत फ्रेजाइल होता है। हाँ। वो कोई भी जगह पर कस्टमाइज बनता है। हम हमको ग्लास अब आपका लगा है तो आप हमको जो ग्लास का जो साइज़ दोगे वो साइज़ पे यहाँ पर आके फिट होना चाहिए। करेक्ट, वो ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, वो कुछ नहीं हो सकता उसमें। करेक्ट, तो वो बेस पे, अच्छा हम डिज़ाइन भी जो है ना आपके बेस पे बनाते हैं। करेक्ट, आपकी जो डिज़ाइन होती है Made to design मेड होता टू है डिज़ाइन, मतलब पूरा कस्टमाइज है वो। करेक्ट, करेक्ट। तो बोला यार अभी ठीक है, मतलब चाइना जाके तो देखते। गए तो गलती से पहली बार चाइना गए तो नानचांग के जगह पे नानचिंग पहुंच गए। अरे और नानचिंग में कलकत्ता और केरला का गांव का डिफरेंस जितना था। अरे बाप रे, 500-700 500,000 किलोमीटर से ज़्यादा डिफरेंस था। और जिधर लैंड हुए वो एक गांव था, मतलब कच्छ का भुज गांव कैसा है वैसा एक गांव जैसा था, जिसमें किसी को भी एयरपोर्ट पे इंग्लिश नहीं आता था। फिर कैसे भी स्ट्रगल करके 2 दिन बाद हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे हम लोग। वो पहुँचे, सब हुआ। तभी नया इंग्लिश भी नया सीखा था कि भाई उसको भी कितना, वो लोग को भी नहीं उनको भी नहीं आता है। उनको भी नहीं आता था। तो वो सीख के सब मशीनरी देखा, समझा, मशीनरी लेके आए। अच्छा, इंडिया में सर हमने 4 ऐसे प्रोडक्ट बनाए। एक है ग्लास का वॉश बेसिन, जो आप क्लियर ग्लास का वॉश बेसिन जो देखते वो पायोनियर हम लोग थे। अच्छा, हमने इंडिया में लेके आया था। एक बैंड ग्लास होता है 90 डिग्री बैंड ग्लास, वो हमने लेके आया था। एक फ्यूजन मिरर होता है वो हमने लाया था ऐसे, और एक क्रिस्टल डिज़ाइन होता है ग्लास के अंदर। वो 4 मोनोपोलर प्रोडक्ट इंडिया में हमने लेके आए थे। अच्छा, एक ही साल के अंदर अच्छा, मशीनरी लेके आए, सेटअप किया। सेटअप करने के बाद मैं 18 महीना जो है 16 स्टेट में घूमना शुरू किया। रोज़ ट्रेन में, आज ट्रेन का टिकट बेंगलोर का लेता था, बेंगलोर में रुकता था। वो दिन बेंगलोर काम करा के रात को वही ट्रेन पकड़ के वहाँ से कोयम्बतूर जाता था, कोयम्बतूर से चेन्नई जाता था, चेन्नई से उड़ीसा जाता था। वैसा सब सिटी करके जो है 18 महीना में 180 डीलरशिप बनाए। अच्छा, और सबको हमने माल देना शुरू किया। उनको हम एज अ फ्रेंचाइजी बनाया। वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल करते थे। ओके, वो करते सर हम लोग एक स्टेज पे ऐसा है कि हम चाइना के साथ कंपटीशन में आ गए। ओह, इंडिया में हम है और चाइना में बाकी सब है। अच्छा, इतना इंडिया में कंपटीशन और कोई नहीं बना रहा था। हमारे अलावा कोई नहीं बना था। वाह, हम लोग इंपोर्ट जो होता था वो इंपोर्ट को भी टक्कर देते, जितना प्रोडक्शन हम लोग दिन का करते थे। अच्छा, हमको सर प्रोडक्शन करना था 1000 वॉश बेसिन पर डे का, जो हम लोग थे अभी तभी 200, 250, 300 तक पहुंचते थे। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना, आपको अभी वो जर्नी आप पूछ रहे हो कि भूमि वर्ल्ड कैसे बना, हाँ, वो जर्नी यहाँ से शुरू होता है कि हमने कैसे? तभी रबाले में जाके जगह ढूंढा, नवी मुंबई में। ठीक है, तभी हम लोग थाना में सेटअप था। थाना में 3 फैक्ट्री था, तीनों फैक्ट्री एकदम ओवर फुल था। थाना में और स्कोप जगह नहीं था। एक स्कोप था वागले स्टेट थाना का,
एक स्कोप था आपका न्यू बॉम्बे का जो रबाल है वो, हाँ जी। वहाँ रह के ही हम बॉम्बे को और आउट ऑफ बॉम्बे के सिटीज़ को हम लोग कैटर कर सकते थे। करेक्ट। हम लोग एकदम आइसोलेटेड जगह पे नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग ऐसे भी हैं। हाँ। तो हमको कुछ चीज़ किससे लेना है और कुछ किससे देना है, तो वो सब इकोसिस्टम आजू बाजू में होना नज़दीक होना चाहिए। तो हम ऐसा, हमारा फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि 2-5 लाख फुट का है कि वो हम अलग जाके किधर भी लातूर गांव में भी कर दिया तो चल जाएगा, वैसा नहीं है। एसएमई को हर टाइम सिटी से कनेक्ट होना, क्योंकि उसके एम्प्लॉय जो है वो सब आने चाहिए, हमारे जो कारीगर है वो सब सिटी से हमारे यहाँ पर 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस में आने चाहिए। तो वो हिसाब से वो दोनों लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए गए, सब देखा, फिर मालूम पड़ा MIDC का जो लैंड कॉस्ट है वो इतना हाई है कि उसमें हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं हो सकता, क्योंकि हमको चाइना से कॉम्पीट करना था। हाँ। एक तो लैंड कॉस्ट एक है, प्लस वो लैंड कॉस्ट का ट्रांसफ़र फीस जो है ना वो ऑलमोस्ट उतना ही है। अच्छा 1 करोड़ रुपए का समझो लैंड होगा तो शायद 1 करोड़ रुपया और ट्रांसफ़र फीस MIDC से लेते हैं। अच्छा। प्लस MIDC में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक जोन की जो जगह है उसमें आप ग्लास नहीं कर सकते हो, आपके प्लास्टिक जोन के अंदर आप गारमेंट नहीं कर सकते हो, गारमेंट में ग्लास नहीं कर सकते हो, ऐसे सब रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी रबाले, न्यू बॉम्बे, महापे सब में था। सेम वागले स्टेट का प्रॉब्लम था, कॉस्ट इतना हाई था कि हमको पकड़ नहीं था। हमको लगा ये भिवंडी जो है ना, मैंने वो नासिक हाईवे ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था। मतलब ये हाईवे पे ना मेरा दोस्त का फैक्ट्री है। अच्छा। ये हाईवे पे जाते और देखते समझते, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा तो वहाँ जगह लेके अपन फैक्ट्री बनाते। अच्छा। तो पहले का सिस्टम सर पता होगा तो यही लैंड लो, बराबर है, खुद का प्लान पास करो, कंस्ट्रक्शन करो और फिर फैक्ट्री शुरू करो। ये टेंडेंसी से सब लोग फैक्ट्री डालते थे। करेक्ट। इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो है वो बॉम्बे में थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे, छोटे छोटे, 500 फुट से ज़्यादा कोई यूनिट नहीं था। Correct. जिसमें 5-7 आदमी लोग काम करते, वो एकदम सर्विस इंडस्ट्री जैसा था। करेक्ट। वो ना लार्ज था ना मीडियम था, वो एकदम छोटा था। छोटा इंडस्ट्रियल। और वो प्राइस में बॉम्बे में परवड़ता भी नहीं था। करेक्ट। हम गए, जगह आइडेंटिफाई किया। आप मानोगे नहीं सर, हमको वो टाइम पे 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट में लैंड मिला। 70 रुपये स्क्वायर फीट। 70 रुपया फुट में लैंड मिला। हम बोले 70 मतलब 650 रुपीज़ यार्ड, मतलब 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में लैंड मिला। 6 एकड़ जगह हमने देखा उधर, जहाँ पर आज गेबी इंडस्ट्रियल पार्क बना हुआ है। ओके। तो वो 6 एकड़ जगह जो है ना, उसमें हमने लिया। 6 एकड़ में अंदाज़ा जो है 2.5 लाख फुट के आसपास होता है। 2.5 लाख फुट का आप 60-70 रुपीज़ से गिनोगे तो 1.5 करोड़ रुपया होगा। हमारा काम हो जाता था उसमें। अच्छा, हम लोग फेज वाइज बना भी सकते थे। आज 1 लाख फुट चाहिए, 1 लाख फुट बनाओ, फिर जब भी हमारा रिक्वायरमेंट 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल हम लोग 1 लाख स्क्वायर फीट बनाएंगे, ऐसा सोच के वो लैंड लिया था हमने। लैंड लिया, सब हुआ, फिर लिटिगेशन शुरू हुआ। ये तो हमको पता ही नहीं था। 7/12 में कोई आत्या का नाम आ रहा है, लेने के बाद भी कोई क्लेम कर रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है। आपसे जगह लिया है लेकिन पोजीशन दूसरे के पास है। अरे अच्छा, लैंड लिया, उसको लैंड लॉक है, उसको रोड एक्सेस नहीं है। रोड एक्सेस जो BMC से है वो BMC ने एक्विजिशन नहीं किया हुआ है। तो ये सब जो है ना, ये सब ड्रामा हमको पता नहीं था। हाँ। कि हम लोग बेसिकली सिंपल, आप कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वैसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे। धीरे धीरे उसको 2006 में लैंड लिया था ये, वो बनते बनते 2010 हो गया। 4 साल में ना सर, मेरा जो 1000 पीस पर डे का जो कंजम्पशन था इंडिया का, हाँ वो सर वापस 100 पे आ गया। तो वॉल्यूम डिप हो गया। नहीं, वो प्रोडक्शन मतलब वो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो गया। हाँ, यानी लोग ग्लास का वॉश बेसिन है ना, डिमांड वॉल्यूम लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और वापस सिरामिक ग्लास वॉश बेसिन पे आ गए। ओके। तभी मेरे को समझा कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जैसा कुछ होता है। हाँ। नहीं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है। हाँ हाँ करेक्ट। ये मेरे को पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी होता है, कि वो 1 साल। अपन ऐसा था कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आज मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे ना, हम भी चलाएंगे, हमारे बच्चे भी चलाएंगे, अपने पोते भी चलाएंगे, नोते भी चलाएंगे, और सब अपना प्रोडक्ट सेट हो जाएगा और सेट चलते रहेगा। पर ऐसा नहीं है, इसका लाइफ साइकिल। अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल है। CD था। हाँ। CD अचानक जो है वो बंद हो गया। हाँ। मोजर बियर वाले ने सोचा रहेगा कि मेरा तो ये पूरा लाइफ करेक्ट जिंदगी भर इसका ROI आ जाएगा। इंडस्ट्री में उसने 4 HP इंडिगो जो तभी का 4 करोड़ का मशीन डाला था, पूरा चला गया। अच्छा, 5 साल में पीट गया वो। अचानक पेन ड्राइव आएगा। हाँ। पेन ड्राइव भी 4-5 साल चला, वो भी पीट गया। अभी iCloud हो गया। आपने लास्ट मेरे ख्याल से 5-7 साल में पेन ड्राइव और ये क्या CD या DVD वो हाथ ही नहीं लगा। देखा भी नहीं है। बराबर, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, फास्ट हो रहा है चीज़। वैसे बहुत जगह पर बहुत प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से बहुत प्रोडक्शन जो है ना वो हैम्पर होता है। सर अभी ऐसा है कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है और उसमें से
आपको फास्ट प्रोडक्ट बना के 2 साल में ROI निकालना है, तो ही आप सस्टेनेबल हो। करेक्ट। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में अभी कोई नहीं जाने वाला है। हाँ। कि मशीन आज लिया, उसका डेप्रिसिएशन करके ROI 7-8 साल के बाद शुरू होगा, उतना लंबा भरोसा करेंगे, नहीं। उतना लंबा वो प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कि आज वो ये प्रोडक्ट बनना रहा, कल जाके उसका ये मोल्ड नहीं चलेगा, दूसरा मोल्ड लगेगा। करेक्ट। तो वो सब जो चीज़ें है ना, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होते जा रहा है। हाँ। इस वजह से हमने सोचा कि हमारे से तो बहुत जन रहेंगे जिसको यूनिट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको आज डिमांड है प्रोडक्ट का। हाँ। और उसको फैक्ट्री उसके बाद रेडीमेड है नहीं। Correct. और उसकी वजह से वो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है, मार्केट का डिमांड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। Correct. और वो अटक गया हुआ है किधर तो। करेक्ट। तो उसकी वजह से हमने रेडीमेड फैक्ट्री बनाना कॉन्सेप्ट जो है दिमाग तब में से ये कॉन्सेप्ट दिमाग कि में भाई आया। रेडीमेड फैक्ट्री कौन देंगे से साल में? 2009 में 2009 में। कि रेडीमेड फैक्ट्री देंगे, आप अपना मशीनरी लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ और अपना प्रोडक्शन शुरू करो, बाकी का सब हेडेक हम लेंगे। अरे पावर हम ला के देंगे, बिल्डिंग हम देंगे, कंस्ट्रक्शन हम करके देंगे, प्लांट पास हम करके देंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देंगे, फैक्ट्री चालू होने के पहले का जो प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग, वो हम करके देंगे, पूरा फैक्ट्री सेटअप करके देंगे, आपको लेबर देंगे, आपको मैन पावर देंगे पूरा। आप प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको हम एक्सपोर्ट करने का भी रास्ता बताएंगे, आपको ई-कॉमर्स में माल भी बेच के देंगे। ये सब चीज़ का जो है नेक्स्ट सेटअप रेडी किया अरे लवली। कि भाई ये होएगा तो SME को जो है ना अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। उसको ये रियल एस्टेट के चक्कर में जाएगा ना तो वो फंस जाएगा, फंस जाए। क्योंकि उसका जो जितना लेट होगा उतना उसका मार्केट जो है ना, देखो क्या होता है, मार्केट शेयर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। आप अपने पेपर इंडस्ट्री में हो, आप गिनती करते हो कि मेरे टोटल इंडिया बॉम्बे के अंदर मेरे जो कस्टमर है उसमें 4 पेपर वाले हैं। करेक्ट। 4 पेपर वाले में से आप जो है ना उसमें से 40% शेयर आपका है कि आप उतना बेचते हो। करेक्ट। 60% दूसरे का है। करेक्ट। आप थोड़ा भी आगे पीछे हुआ ना तो आपका 40% में से 15-20% शेयर दूसरा लेके जाएगा ना, आपको समझेगा पता भी नहीं चलेगा। बराबर है। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके लिए ना ये वाइट एलिफेंट जैसा है, वो प्रोडक्शन करना ही कंपलसरी है। करेक्ट। आपका बिका नहीं बिका उससे वो मशीन को कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। इसके लिए आपको मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको प्रोडक्शन जो है ना वो एक Smooth, continuous चलते रहना होना चाहिए और आपका वो बेस पे सेल फिक्स होना चाहिए। ये एक फंडा है जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लोग जो है ना इसको बैलेंस करके नहीं चलते, हाँ, वहाँ पे चूक जाते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग में रेडीमेड फैक्ट्री देंगे, आप अपना मशीन लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ और इसको प्रोडक्शन शुरू हो, बाकी का सब हेडेक हमारे पे छोड़ो। वहाँ से भूमि वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। वहाँ से भूमिवल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। लवली। हम लोग बेसिकली बोलते हैं हम लोग है ना डेवलपर नहीं है, हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। हम लोग मैन्युफैक्चर, हम लोग क्या बना रहे हैं, आप लोग क्या बनाते हो, पेपर बनाते पेपर बनाते पेपर मैन्यू, हम लोग गाला मैन्युफैक्चर, क्या वाला मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग यूनिट बनाते हैं। लेकिन जिन लोगों भी ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट और शायद उनको मालूम नहीं होगा, भूमि वर्ल्ड, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली भूमि वर्ल्ड में हूँ। भूमि वर्ल्ड जैसा इंडस्ट्रियल पार्क मैंने कहीं भी इंडिया में नहीं देखा, बाहर का पता नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं। सर ये डिजाइन क्यों कर पाए वैसा, क्योंकि हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग में थे, हमको पता है कि ये सब प्रॉब्लम है। आज सर आपने देखा होगा, आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री के आप है, हमने सबसे पहला यूनिट जो है ना प्रिंटिंग इंडस्ट्री का बनाया था। उसमें आप देखोगे ना तो इंडस्ट्री के अंदर बीच में एक लॉबी बना है। हाँ, वो आपने लॉबी देखा है? हाँ, करेक्ट। वो लॉबी के अंदर पूरा ग्रेनेड लगाया हुआ है, पूरा Correct, एकदम correct. posh ऑफिस टाइप है। तो क्यों किया था कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना ऑफिस जनरली उनका SME है ना तो वो उसके वहीं होता है, करेक्ट। वहीं ऑफिस होता है और पीछे फैक्ट्री होता है। करेक्ट। तो वो यूनिट का डिज़ाइन ऐसे किया कि वहाँ पर उसका फ्रंट में ऑफिस होगा और बैक साइड फैक्ट्री होगा। ऑफिस के अंदर उसके कस्टमर आएंगे, उसके ऑफिस के स्टाफ वहाँ से आएंगे वो लॉबी से, तो वो अच्छा से देख पाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ है ना वो वहाँ से आपका लेबर, आपका रॉ मटेरियल, आपका ट्रक, आपका लोडिंग अनलोडिंग वो सब पीछे से होते रहेगा। हाँ जी। तो वो दोनों का सफाई एक साथ सेग्रीगेट किया जो आपको आगे जाके भी सबको एक स्मूथली फ्लो में आ सके। नहीं तो आज इधर आगे ऑफिस है और वो ऑफिस के अंदर से आपके लेबर जाके आपके फैक्ट्री में जा रहा है, बराबर। तो ब्लू कलर और व्हाइट कलर दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के लिए दोनों एंट्री अलग अलग बनाए। बढ़िया। अच्छा, किधर भी जो है ना आज बना के इंडस्ट्रियल यूनिट में कभी आपने कैप्सूल लिफ्ट लगाया मैंने, हाँ, बराबर है। चार जो है वो गुड्स लिफ्ट लगाया कि किधर इसको भी प्रोडक्शन में ऊपर नीचे में जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथली चलना चाहिए। करेक्ट। वैसे वैसे ही प्रोडक्ट बनाया क्योंकि हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो चीज़, राइट। कि वो कस्टमर को वापस वो नहीं होना चाहिए। एक रेस्टोरेंट बनाया, एक होटल बनाया, हाँ। एक रहने के लिए होटल बनाया। क्यों बनाया कि हमको पता है कि कोई मशीनरी इंस्टॉल करने को आएगा, वो आदमी कहाँ रहेगा,
करेक्ट। वो बेचारा थाना रहेगा, वो थाना से रोज उसको लेके आएंगे, बराबर है, वो Time waste बहुत होगा। टाइम वेस्ट है। तो ये होटल भी इसके लिए बना है। करेक्ट। एक हमने एक रेसिडेंट बिल्डिंग बनाया कि उसमें मैनेजर लेवल जिसको रहना है वो रह सकते हैं। एक जो है प्लाजा बनाया जिसके अंदर जो भी आपका रॉ मटेरियल है जो रोज लगता है आपको, इलेक्ट्रिकल गुड्स हुआ, आपका प्लम्बिंग का कुछ सामान हुआ, आपका स्टेशनरी का कुछ सामान हुआ, तो आपको वहीं मिल जाना चाहिए। डीप सोच गया है इसके अंदर। एकदम डीप सोच के ये एक पूरा प्लानिंग किया और इंडस्ट्रियल पार्क बनाया। लेकिन मेरे को स्टार्ट बताइए, आप कहाँ से ये चालू किया? एक पहला धागा जो आपने ये बनाया 2009 हो, आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ। तो ये चालू कब है ना? आप तो आज बड़े डेवलपर हो, हाँ। वो जमाने में तो नहीं होंगे, तो आपने कैसे चालू तो किया? हमने लैंड एक आइडेंटिफाई किया कि भाई ये हाईवे पे जैसा गेबी था, हाँ। वो हमने ऑलरेडी लेके बनाया, सब किया। फिर हमने सोचा यार ये अपना प्रोडक्ट तो अभी नहीं बिक रहा है, तो वापस वो प्रोडक्ट डाल के फ़ायदा नहीं है। तभी एक गोदरेज के एक दारू वाला जी है, वो 70 ईयर्स के एज था उनका, वो रोज़ शाम को आके मुझे परेशान करते थे कि ये तेरा यूनिट जो गेबी में बना हुआ है ना, वो मुझे रेंट पे दे दे। अच्छा। मुझे जो रेंट चाहिए मैं देता हूँ। बोला सर मेरे को फैक्ट्री डालना है ग्लास का, ये मेरे से मत लो, मैंने बहुत मेहनत करके 4 साल लग गए, तो अभी आप मेरे को बोल रहे हो दो, मैंने तू दूसरा यूनिट बना लेना, दूसरा जगह ले लेना, तेरे तू यही बिजनेस अच्छा है। तो उसने मुझे इंस्पायर किया। अच्छा। अरे ये अच्छा है। इन्होंने बोला कि यार अपने को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तो आप मैन्युफैक्चरिंग से रियल एस्टेट में आए? रियल एस्टेट में आए और लैंड लेके शुरू किया। अच्छा, तो पहला आपका पहला प्रोजेक्ट गेबी का है? ये भी का था, वो हमारे को हम खुद का फैक्ट्री डालना था। अच्छा। हमको रियल एस्टेट के बेस पे वो नहीं लिया। लेकिन मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, गेबी इंडस्ट्रियल पार्क कोई इंडस्ट्रियल पार्क नहीं लगता, वो एकदम एकदम कॉर्पोरेट ऑफिस government लगता है, का। अलग पूरा अलग फील है। feel है। यानी अंदर मैं किसी फ्रेंड को लेके गया तो मैं बोला कि तेरे को शायद मालूम नहीं है, उसका प्रॉपर्टी 2 किलोमीटर आगे ही है। मैं उसको लेके गया हाँ। दिखाने के लिए, मतलब भाई देख क्या प्रॉपर्टी बनाया इन्होंने। अब उसमें पूरा लैंडस्केपिंग, गार्डन, ये सब, पार्किंग, ये सब हाँ, सही से एकदम- किया। एकदम क्योंकि सुंदर वो बनाया। देखो हम लोग जो है ना यूरोप में जाते हैं, आज अपन यूरोपियन फैक्ट्री देखते हैं, जर्मनी में जाते हैं, इटाली में Correct। जाते हैं, उनकी फैक्ट्री जो है ना वो एकदम देखो तो एकदम नीट एंड क्लीन, लैंडस्केप किया हुआ, गार्डन, पार्किंग, ये सब सेग्रीगेटेड एकदम सही तरीके से वेल प्लान होता है। करेक्ट। तो क्यों अपन इंडिया में नहीं कर सकते? करेक्ट। अच्छा, हमको क्या है कि वैसे जो लोग हैं जिसको वो सब चीज़ पसंद है, तो हमारा टारगेट ऑडियंस भी वही है। करेक्ट। हमको मास में नहीं जाना है। करेक्ट। हमको सिलेक्टेड लोग चाहिए जिसका मेंटेलिटी ऐसा है कि हमको अच्छा जिसके साफ पास उतना सुथरा पैसा जगह- है देने के लिए। हाँ, जिसको साफ सुथरा। अच्छा सर, उसमें ऐसा है कि मैं गेबी इंडस्ट्रियल पार्क में एक कंपनी है जिसका नाम है लाइलैक। ये पहले लाइलैक कंपनी जो है ना वो ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाता था, वो पनवेल में फैक्ट्री था। तो उसका नाम है चक्रवर्ती, जो उसका ओनर है। अच्छा। वो मेरे पास आया, वो मेरे पास आके क्या बोलता हूँ मैं कि मुझे ना इधर कोई भी है ना वो लुंगी पहन के जाने आने वाला लेबर क्लास आजू बाजू में दिखेगा नहीं ना, वैसा साफ़ सुथरा जगह दिखाना, बराबर है। मेरे को ये सब अच्छा चीज़ चाहिए कि हम लोग की जो है, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ये सब नहीं चलेगा। मतलब ठीक है चलो दिखाता हूँ। यूनिट दिखाया सर, उसको बताया, सब किया, उसने यूनिट शुरू किया। अपन ने वो गेबी का एनवायरनमेंट देखा ना सर, उसका कंपनी उसने जापानीज़ को जॉइंट वेंचर किया और उसको 1 रुपये की जगह पे 20 रुपया वैल्यूएशन मिला, क्योंकि उसका जगह एकदम बहुत अच्छी जगह पे था। जापानीज कंपनी ने उसको खरीद लिया 200-250 करोड़ रुपए में। अरे वाह। इसका वैल्यू 20 करोड़ रुपया था। अच्छा। हाँ, उसको उसका वो चीज़ का वैल्यू मिला क्योंकि वो अच्छे एनवायरनमेंट में काम अच्छा करता। तो जापानीज पूरा लुक ही चेंज हो जाता। तो जापानीज जो है वो बोला कि यार ये सिस्टमेटिक कंपनी लगता है, सही जगह पर है, साफ सुथरी जगह पर है, तो ये कंपनी का जो प्रोसेस है ना वो सही होगा, तो ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट। इसके लिए उन्होंने जो है वो जापानीज कंपनी ने टोसो को, लाइलैक को खरीदा और टोसो नाम रखा हुआ है। आज भी वो मेरे उधर चल रहा है जापानीज कंपनी गेबी के अंदर, जो मेरे ऑफिस है उसके नीचे पूरा यूनिट, 2 बिल्डिंग पूरा उनका है। तो वो एक मेंटालिटी है ना अपने इंडिया, बॉम्बे में, भूमि वर्ल्ड में भी आने के बाद बहुत कस्टमर मेरे पास आते हैं। वो बोलते कि आपने जो यूनिट बनाया ना इतना अच्छा कि हमको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है, हमको जो है हमारा अमेजोन में लिस्टिंग जल्दी से हो रहा है। हाँ। हम जो है रिलायंस को, L&T को किसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये फैक्ट्री सेटअप देख के हमको ऑर्डर मिल रहा है। अच्छा। उसका ऑडिट होता है। अच्छा। एक मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑडिट होता है। अच्छा। वो ऑडिट में जो है ना वो हम लोग क्लियरेंस मिल रहा है हमको, अच्छा। क्योंकि ये इतना अच्छा वेल मेंटेन साफ सुथरा यूनिट है इसके लिए। अच्छा। तो बैक टू वापिस आता है कि भूमि वर्ल्ड शुरू कहाँ से हुआ और उसमें से मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री को कैसे लेके आया। हाँ, प्रिंटिंग इंडस्ट्री को कैसे लेके आए आप इसके अंदर? सर टोटल 350 प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने यहाँ पर चल रहा है। 350 यूनिट प्रिंटिंग के है, एलाइड इंडस्ट्रीज। हाँ, उसमें सब आगे जो है। हाँ। तो मैंने यूनिट बेचा ना सर, बेचना शुरू किया तो मैं एज अ रियल एस्टेट बेचा, बराबर है कि रियल होर्डिंग लगाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, तो ये फंडा यहाँ चला नहीं। अच्छा। मैं बोला यार ये तो हो नहीं रहा है, 6 महीने से सेल नहीं हो रहा है, कोई गाला खरीदने को आता नहीं है। तो मैं 1-2 जन को पूछा,
बोला यार ये इसका कैसे कर सकते हो? बोला देख ये नॉर्मल रियल एस्टेट जैसा नहीं बिक सकता है, हाँ। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत रिसर्चफुल चीज़ है ये। देखो हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाके किस ना किस से मिल के समझ के करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं पहले ही लैंड हुआ शाहीननार में। अच्छा, प्रिंटिंग का हब। प्रिंटिंग का हब जो है वो शाहीननार है। हाँ हाँ हाँ। तो वो वहाँ से शुरू हुआ जर्नी। शाहीननार में गया, मैं देखा सबका, सब प्रिंटिंग वाले एक ही बिल्डिंग में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद उनका प्रोसेस समझा मैं। हाँ। प्रोसेस समझने के बाद जो है वो मुझे एक धीरेन भाई करके, धीरेन ठक्कर निर्माण वाले, निर्माण इम्प्रेस। वो मेरे गुरुजी है, आप बोलो मेरे बैकबोन बोलो, सपोर्टर बोलो, वेल विशर बोलो, सब है। बढ़िया। उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि प्रकाश जो है ये रियल एस्टेट तू जो कर रहा है ना, वो ऐसा नहीं तेरा यूनिट बिक सकता है, तुझे पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा हम लोग का। अच्छा। हम लोग शाहीननार में सब लोग सर्वाइव कैसे हो रहे, अच्छा। सब लोग का इकोसिस्टम कैसे चल रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप समझाओ मेरे को। तो उन्होंने बोला कि एक प्रिंटिंग जॉब को पूरा करने के लिए 10 चीज़ होता है। हाँ। एक होता है पेपर, जहाँ से प्लेट। पेपर जहाँ से शुरू होता है, पेपर आता है, फिर आता है प्लेट, करेक्ट। फिर वो प्लेट के ऊपर सीटी भी करना है, करेक्ट। उसके बाद उसको ऑफसेट करना है, Correct. उसके बाद उसके ऊपर ऑफसेट करने के बाद उसमें जो सिल्वर फॉइल होगा, तो फॉइल लगाने वाला अलग आदमी है। ठीक है, उसके बाद तुझे वो करने के बाद बाइंडर अलग है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है वो पैकिंग होने के बाद उसको ऊपर का जो पुट्ठा होता है वो अलग जन बनाता है। करेक्ट। उसके बाद प्लास्टिक का रेप बनाना पड़ेगा, तो प्लास्टिक का रेपर अलग से लेना है, वो सब बना के कोरोगेटेड बॉक्स चाहिए तुझे सब पैकिंग करने के लिए, वो कोरोगेटेड बॉक्स अलग, ये सब अलग अलग है। उसमें एक मशीन बेचने वाला, सेकेंड हैंड मशीन जो हैडलबर्ग का बेचने वाला वो अलग है, मशीन सर्विस करने वाला जो है वो अलग है, स्पेयर पार्ट्स ये वाला। सब एक ही जगह पर है। हाँ। इसके लिए चल रहा है। तुझे पूरा इकोसिस्टम सेट करना पड़ेगा, तभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री उधर आ सकता है। मतलब ठीक है, अभी कैसे करने का आप बताओ। तो मेरा देखो, मेरे को है ना, आप जो वो प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है वैसे आदमी का नाम दो, मैं उसको जाके समझाता हूँ। धीरेन भाई बोले देख मैं तो ऑफसेट डालने को रेडी है, तू पहले जाके प्लेट वाले को मिल के आ, सीटीपी वाले को। अच्छा। तो उसके पास गया, फिर बोला तू बाइंडर को पकड़, तो कौन है, तो नितिन बाइंडर है, तो उसको पकड़, वो यूनिट लिया ना तो सब लोग आएंगे, क्योंकि नितिन बाइंडर की वजह से उसका जॉब सब लोग का सेट है, रुक भी जाता है, और हाँ। नितिन बाइंडर है तो हो भी जाता है। तो वो है ना, वो ऐसा बॉटल लेके जहाँ वो तुझे सॉल्व करना जरूरी है, तो सब लेके आएगा, लेकिन बाइंडिंग नहीं हुआ ना तो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं होगा। वो ठीक है, उनको लेके आए, प्लेट वाले को लेके आए, सीटीपी को लेके आए, ऑफसेट वाले को लेके आए, कोरोगेटेड बॉक्स वाले को लेके आए, सब अलाइन इंडस्ट्री को लेके आए। अच्छा। और धीरे धीरे यूनिट देना शुरू किया उनको, और वो सब लोग का एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एक बिल्डिंग बनाया। अच्छा, बिल्डिंग तो बना, नक्की किया मैंने, एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल एस्टेट जैसा बिल्डिंग बनाया। वो बोलते हैं हैडलबर्ग का मशीन का वेट 25 टन होता है। अच्छा। मतलब 25 टन, मतलब साइज बोले 5 फुट बाय 30 फुट का मशीन है, मतलब 5 बाय 30 के मशीन है, उसका वजन 25 टन है। हाँ। वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आने के लिए तुझे वैसा लोड का कैपेसिटी का यूनिट बनाना पड़ेगा। हाँ। मैं गया वो हमारे आरसीसी कंसल्टेंट के पास, मतलब इन्होंने ऐसा बोला। और हैडलबर्ग के लिए निखिल भाई करके, निखिल धारिया, ये निखिल धारिया ऐसे आदमी है जो हर इंसान को हैडलबर्ग का मशीन बेचा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो बेसिकली मशीन को लेके आते हैं, रिफर्बिश करते हैं और सेल करते हैं। ओके। वो उनका काम है। तो उनके पास से इन्फॉर्मेशन लिया कि वो हैडलबर्ग का मुझे ड्राइंग दो मशीन का, वो बेस पे मुझे बिल्डिंग बनाना है। वो बेस पे मैंने सर पूरा एक प्रिंटिंग बिल्डिंग जो है ना, वो एज पर हैडलबर्ग का ड्राइंग के हिसाब से बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना डीप जाके कि भाई आज एक 2400 फुट का यूनिट है, 24 बाय 100 फुट का एक यूनिट था, उसमें 2 हैडलबर्ग का मशीन आना चाहिए, प्लस पेपर का लोड होता है, क्योंकि पेपर का लोड सबसे ज़्यादा होता है। करेक्ट। वो आना चाहिए, प्लस उसका अलाइन इंडस्ट्री जो है आपका बॉक्स का जो आपका पंचिंग मशीन होता है वो उधर आएगा। तो ये सब चीज़ का लोड वो ले सकता है कि नहीं, वाइब्रेटिंग लोड ले सकता है कि नहीं, उसका इम्पैक्ट लोड ले सकता है कि नहीं, वैसा स्ट्रक्चर बनाना तो ये लोग सब आएंगे। वो बेस पे पूरा बनाया। आज सबसे हैवी बिल्डिंग है वो प्रिंटिंग, पूरे भूमि वर्ल्ड में एक बिल्डिंग ऐसा है जो खाली प्रिंटर लोग के लिए बनाया हुआ है। अच्छा। उसमें सब यूनिट जो है ना वो बहुत हैवी है, वो नॉर्मल बिल्डिंग से डबल वेट वाले। अच्छा। वो वहाँ पर एक मतलब 50 टन का मशीन एक यूनिट में चल सकना चाहिए, प्लस पेपर लोड, आदमी की लोड, आपका रॉ मटेरियल का लोड। और ये मशीन कौन से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे है? हाँ, सब मशीन आज प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आप जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सब फ्लोर पे आपको मशीनरी प्रिंटिंग लगा सकने का कैपेसिटी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो वो ये सब जो रिसर्च कर करके बनाया। ऐसे डेवलपर कोई होता है क्या, उसको यूनिट बेच दिया, काम खत्म हो गया, बस। अपन ऐसा नहीं किया, हमने उसका सब पूछा। धीरेन भाई ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे मिलाया, धीरे धीरे करके प्रिंटिंग आए।
सर बहुत मेहनत किया है। 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट है बॉम्बे के अंदर। हाँ वो 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट में एवरेज एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का 800 से 1000 यूनिट होते हैं। करेक्ट। ठीक है, हर एक को जाके उधर पैम्पलेट बांटना, उनका कॉल आएगा तो मैं जाना। मैं पहले बताता भी नहीं था कि मैं ओनर है भूमिवेल का। अच्छा। मैं भूमिवेल का सेल्स मैनेजर है, क्योंकि मेरा एज ही 23 ईयर्स का था मैं तभी। अच्छा। 24 ईयर्स का था तभी। मैं उसको किसको बोलता नहीं था मैं भूमिवेल का ओनर हूँ। मैं ये सेल्स मैनेजर, मेरा कार्ड है मेरे पास। अच्छा। भूमिवेल का प्रकाश पटेल सेल्स मैनेजर है। अच्छा। तो मैं वो देके सबको समझा के सबको लेके आता था। अच्छा। तो वो टाइम पे सबको समझाना, 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट, उसमें हज़ार तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोग हैं बॉम्बे के अंदर। उसमें से मुझे खाली 2% ही चाहिए मेरा इधर शिफ्ट करने के लिए। 700 यूनिट तभी फर्स्ट फेज में 700 यूनिट था। हाँ। सर 8 महीने के अंदर मैंने 700 यूनिट बेचा था। वाह। हर एक इंडस्ट्री रोज़ सुबह जाने का टारगेट था, 12 से 15 लोग को रोज़ मिलने का, मंडे टू फ्राइडे। वो सब लोग को साइट विजिट के लिए सैटरडे संडे लेके आने का। और वो टाइम पे सर जंगल था उधर। हाँ। उनको कन्विंस करना कि भाई इधर इंडस्ट्री आ सकता है, इधर लोग आ सकते हैं। हाँ। उनका सबसे बड़ा इशू यही था कि मेरे लोग कैसे आएंगे, हाँ। यहाँ ट्रेन स्टेशन किधर है, यहाँ बस स्टेशन किधर है, करेक्ट। बराबर है, यहाँ तो रिक्शा कैसे वो स्टैंड नहीं इकोसिस्टम है। कैसे बना? अभी भी तो वहाँ पे ट्रेन स्टेशन तो कल्याण तक जाना कल्याण तक है। बस मैंने जाके टीएमसी में और केडीएमसी में रोज जाके लेटर दे के हाथ पैर जोड़ जोड़ के बस सर्विस शुरू कराए। हाँ। तो टीएमसी का जो बस जो है वो और केडीएमसी का बस जो है ना, वो मैं 6 महीना मेहनत किया उधर जाके। अच्छा। और उधर से उन्होंने शुरू किया। आज बस सर्विस चालू है। अभी तो है ना पूरा बस हर 10-15 मिनट में एक बस भूमिवेल के बाहर आती है। भूमिवेल के बाहर ही बस स्टॉप है। अच्छा। अभी तो एयर कंडीशन बस भी शुरू कर रहे हैं अरे लोग। कर दिया, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 महीना हो गया। अभी एसी बस भी थाना से यहाँ तक आती है, मतलब मुलुंड से आती है। अरे 88 नंबर की जो बस है मुलुंड से निकलती है और यहाँ आती है। तो आपने इतना उम्दा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, तो ये ऐसे इतना सॉलिड इंडस्ट्रियल पार्क और जगह पे इंडिया में क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं सर है। बेसिकली एसएमई के लिए प्लग एंड प्ले जो है ना यूनिट, वो इंडिया में नहीं है। वो आपका बात सही है। रेडीमेड यूनिट बनाने के लिए जो है ना, हमने गवर्नमेंट को बहुत अप्रोच किया है। तो पहले मैंने गवर्नमेंट मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और आपका ये अपना बंगाल, ये सब जगह पर जाके गवर्नमेंट से मिला कि मैं ना थोड़ा ऐसा पेट्रोटिक है, ऐसा मतलब मेरे को है ना कि चाइना में जो हो रहा है वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। और इंडिया का जो लोग है उसमें अपने पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, अपने पास पॉपुलेशन है। करेक्ट। दूसरा इंडिया के लोग के पास दिमाग है। दिमाग है। चाइना का आप मानोगे नहीं, मैं तो चाइना बहुत बिजनेस किया, मैं रहा हूँ 4 साल 5 साल चाइना में रहा हूँ, ग्वांगझो में। उधर के लोग को हिसाब करने नहीं आता था। अच्छा। आप उसको बोलोगे ना कि आज ये मशीन लिया, उसका 50 स्पेयर पार्ट है, इसमें एक ये 5 पीस ये 2 पीस ये 10 पीस ये, उसका हिसाब एक साथ में करके दे, उसको 2 दिन लगता था। 2 दिन तो वो हिसाब करते थे कि वॉश बेसिन ये साइज़ का 18 mm का कितना 50 पीस, इसका 20 पीस, उसका हिसाब टोटली नहीं मार सकते थे वो। अपने आप तो अपने इधर लोग जो है ना वो इंटेलिजेंट है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, इंटेलिजेंट है। उसको सही रास्ता बताया ना और सही उसको प्रोसेस दे दिया ना, तो वो उसको उनसे बहुत अच्छा काम बहुत जल्दी कर लेंगे। अच्छा, दूसरा अपने इधर लोग मेहनतू भी है, इंटेलिजेंट भी है। अपने इधर लोग जो है वो फ्रॉड नहीं है। हाँ। आप देखोगे ना, नियत साफ है। नियत बहुत साफ है। हाँ। उसका कुछ परिस्थिति खराब होगा तो बात अलग है, लेकिन उसका नियत कभी किसके साथ खोट करना नहीं है। Correct. वो इंडिया का सबसे अच्छा चीज़ है। हाँ। इसलिए लोग पूरे वर्ल्ड से जो है इंडिया को मानते भी हैं। एग्री। चाइना में आज भी फ्रॉड होता है। चाइना में आज भी लोग जो है प्रोडक्ट क्या मंगाते आता क्या है। मेरे साथ स्टार्ट में यही होता था। अच्छा। तो मेरे को उधर रहना पड़ता था 2-2 महीना, क्योंकि मैं उधर रहूँगा, कंटेनर भर के फिर निकलता था। अच्छा। नहीं तो पहला कंटेनर जो बोला था हाँ। वो ऑर्डर कुछ दिया था, आया कुछ था। अच्छा। तो हम तो चाइना के उधर मशीन देखते थे ना जिसमें वो प्रोडक्शन दिखाता था हमको, वही मशीन डिसमेंटल कर, वही तू कंटेनर में डाल, वो कंटेनर पैक कर, कार्गो में डाल, फिर मैं इधर से निकलूंगा। इतना डर लगता था उनसे। तो वो सब सोच के आपने सोचा कि ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए जहाँ पे सब कुछ। हाँ, तो सर वो एक दूसरा गवर्नमेंट के साथ है ना, मैंने अभी तक जो है 6 स्टेट का पॉलिसी बनाया हुआ। हाँ हाँ, आप बता रहे थे। हाँ सर। 6 स्टेट का पॉलिसी हमने बनाया, जिसमें हमने गवर्नमेंट को जाके ये बोला है कि रियल एस्टेट कॉस्ट जो है ना, वो आज की तारीख पे कोई भी इंडस्ट्री डालना है ना, उसको 50% कॉस्ट जो है ना वो बेचारे का रियल एस्टेट 15% या 50 to 60% रियल एस्टेट में जा रहा है करंट। हाँ। 20-25% उसका मशीनरी में जा रहा है, 20 से 25% वर्किंग कैपिटल में जा रहा है। करेक्ट। ये जो 50-60% रियल एस्टेट में जा रहा है ना, वो कॉस्ट 15% जो आ गया, तो बाकी का जो पैसा है ना वो टेक्नोलॉजी में मशीनरी में लगा सकते हो।
करेक्ट और वो अपग्रेड हो सकता है और वो चाइना से कॉम्पीट कर सकता है। करेक्ट आज रियल एस्टेट कॉस्ट का जो कॉस्ट है ना वो आखिर में तो प्रोडक्ट के ऊपर ही जाने वाला है। करेक्ट आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाओगे हाँ। तो उसमें आप 50% कॉस्ट तो रियल एस्टेट का ही है। करेक्ट रेंटल भर रहे हो या आपने परचेस किया है तो उसका आप EMI भर रहे हो, Correct. उसका डेप्रिसिएशन मिल रहा है, करेक्ट ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना वो 15% आना चाहिए। ये रियल एस्टेट जो है ना वो एप्रिसिएशन के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है ना वो प्रोडक्शन करने के लिए, वो धंधा करने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आप यूनिट लेके रखना है 2 साल 5 साल का बेचना है तो उसका कॉस्ट एप्रिसिएशन होगा। वो इन्वेस्टमेंट के बेस पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए नहीं करना चाहिए। करेक्ट तो हमने वो सोच के इनको सबको समझाया गवर्नमेंट को जाके कि आपके पास लैंड ऑलरेडी है। जो लैंड आपने एक्विजिशन है गवर्नमेंट ने MIDC ने समझो इंडस्ट्री के लिए महाराष्ट्र में किया हुआ है, वैसे ही गुजरात में GIDC है, हाँ जी गोवा में जो है वो गोवा AIDC है, तेलंगाना में TDC है। Okay. तो वैसे सब लोग सब जगह पर गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसके पास लैंड है। कितना है सर मालूम है? 20,000 एकड़, 25,000 एकड़, 30,000 एकड़, एक के बस। हर एक स्टेट के पास है। अच्छा वो स्टेट जो है वो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करेगा और इंडस्ट्री को कम रेट पे वो जगह देगा और रेडीमेड यूनिट देगा तो वो सरवाइव कर पाएगा और चाइना से कॉम्पीट कर पाएगा। हमने ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट 2018 से पीछे लगाओ मैं 17-18 से। अच्छा ये गवर्नमेंट में ये साल 2024 में निर्मला सीतारमन जी ने वो अनाउंसमेंट किया कि हर स्टेट प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएगा। लवली। और वो बनाएगा और वो कंपलसरी 50% ऑफ लैंड जो है ना वो यूज़ रेडीमेड फैक्ट्री के लिए ही कर पाएगा, जिसके अंदर वो लैंड का प्रीमियम नहीं ले सकता है। वो लैंड जो है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पकड़ के, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ के उनको 2,000-2,500 रुपया स्क्वायर फीट में उनको देना है। ये पॉलिसी अभी जो है ना इतना पीछे लगने के बाद गवर्नमेंट ने इशू किया स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हर स्टेट गवर्नमेंट रेडीमेड फैक्ट्री बनाना शुरू कर देगा। अरे तो ये करने से क्या होगा कि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है ना, अपन बोलते हैं ना सोने की चिड़िया है थी पहले, करेक्ट। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता था। इंडिया वॉज द मैन्युफैक्चरिंग हब बिफोर 200 ईयर्स। करेक्ट। फॉर द वर्ल्ड। फॉर द वर्ल्ड। जो आज चाइना है ना वो इंडिया था आज से 200-250 साल पहले। Correct. और इंडिया से सब चीज़ एक्सपोर्ट होता था। बराबर। और इंडिया के पास जितना पैसा था वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था। 28-30% ग्लोबल GDP इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। वो जो है ना वो वापस जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया पूरा इकोनॉमी को, अंग्रेज लोग ने सबने आके, वो चीज़ वापस रिवाइव हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, गवर्नमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। गवर्नमेंट अभी जो है ये प्लग एंड प्ले का ये लेके आ रहा है जो आगे जाके इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी है ना उसको किधर ना किधर सपोर्ट करने वाला है। लवली। तो वो चीज़ के वजह से आपका भी एक बड़ा एक है। तो देखो मेरे को ऐसा नहीं है कि हर इंडस्ट्रियल पार्क इंडिया के अंदर जो बने वो मैं आप कंसल्टेंट बन सकते हो। जो मैंने जो सोचा है क्योंकि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से भी आप 15-16 साल का एक्सपीरियंस, मतलब यानी यू कैन बी ऑलमोस्ट 18 साल का मेरे पास इंडस्ट्रियल पार्क का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो जो कोई ये आज सुन रहा है और जिसके पास जमीन है, जिसके पास कोई सोच है, जिसके पास कोई प्लान है, वो आपके साथ मिलके एज अ मैं बताऊँ ना, हमारा जो आज भी भूमि वर्ल्ड का जो आप देखोगे ना तो मेरा रियल एस्टेट कॉस्ट कैसे डिराइव होता है बिजनेस मॉडल में आपको बताता हूँ। लैंड कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 15% प्रॉफिट है और मेरे को आपको यूनिट देना है। अच्छा। मैं आज भी 15% प्रॉफिट में धंधा करता हूँ। ओके। मेरे लिए ये रियल एस्टेट नहीं है। मैं इसको एप्रिसिएशन जैसा डेवलपर जैसा एप्रिसिएशन नहीं गिनता हूँ। अच्छा। तो मेरा आज भी जो भी कॉस्ट है ना उसमें 15% मेरा मार्जिन है और मैं आपको यूनिट दे रहा हूँ। अच्छा। ये हर टाइम हर समय हुआ है मेरे भूमि वर्ल्ड में। आप जब भी आए थे बराबर, आप अभी आए, मैं 2009 में जो शुरू किया था तो रेट पर स्क्वायर फीट जो है ना 1,000 रुपये ही था। हाँ, 800 रुपये सुना मैंने। 800, 1,000 और 1,200 ये रेट था। 1,200 ग्राउंड फ्लोर का था, 1,000 फर्स्ट फ्लोर का था, 800 रुपये सेकेंड फ्लोर का था। तो वो टाइम पे मेरा 15% ही मार्जिन था। अच्छा। आज भी मैं जो भाव में बेचता हूँ उसमें 15% ही मार्जिन, क्योंकि मैं इसको रियल एस्टेट कॉस्ट में इसको रियल एस्टेट प्रोडक्ट नहीं समझता हूँ। अच्छा। मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा। क्या बना रहा हूँ तो इंडस्ट्रियल यूनिट बना रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गालास। यस, तो उसमें 15% ही मेरे को लेना है, मुझे आगे नहीं लेना है। मैंने गवर्नमेंट को भी यही बोला है कि आप लोग भी जो है ना लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंफ्रा कॉस्ट और आप 15% जोड़ के आप बेच दो उसको, तो ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेन कर पाएगा, तो ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कॉम्पीट कर पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट को। हर एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाता है 100%। आप वो जो 50% 15% जो दिन इंडिया में हो गया तो हमको कोई भी बीट नहीं कर सकता। लवली। अच्छा, वो सब चीज़ क्या हो रहा है आज गवर्नमेंट है ना, बड़ी इंडस्ट्री होती है ना उसको लैंड फ्री में देती है, बड़ी इंडस्ट्री को रेड कारपेट देती है, बड़ी इंडस्ट्री को 1 विंडो क्लियरेंस देती है, ठीक है, वो सब करती है। एप्पल के लिए करेंगे, जो भी चाइना से फॉक्सकॉन आएगा उसके लिए करेंगे, किया के लिए करेंगे, सैमसंग के लिए करेंगे।
लेकिन जो SME है जो आप तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जो 50% है, जो 50% Contribution manufacturing का। 80% है। 80%? 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, जो हो रहा है सर, वो बाकी जितने बड़े ना, वो आप देखो तो असेंबली यूनिट है। अच्छा, कोई बोलेगा कि L&T कुछ बना रहा है, मशीन बना रहा है, या समझो रेलवे का पार्ट्स इंजन बना रहा है, तो उसका पार्ट्स तो SME बनाता है। करेक्ट, वो तो असेंबल कर रहा है, अपना नाम लगा और अपना नाम लगा के देता है। तो आज देखो तो ये बैकबोन है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री खुद कुछ नहीं बनाती है, ये कोई ना कोई प्रोडक्ट किधर से लेते हैं। उनके पास सिर्फ पैसे का गैप। अभी आप बोलोगे आदित्य बिरला का शर्ट बनाता है, आदित्य बिरला शर्ट बनाता है तो उसमें धागा किससे लेता है, बटन किससे ले रहा है, पैड किससे ले रहा है, करेक्ट, बराबर है। आपका जो लेबल होता है पीछे कहाँ से ले रहा है, कोई और। ठीक है, आप ही खुद उसको ये लेबल प्रिंट करके देते हैं भूमिवर्ल से, बराबर है, करेक्ट, बारकोड लगाया हुआ, करेक्ट, उसको थैली अपन देते हैं, वो सब देते तो ये SME है ना उसको। ऐसे नहीं दे रहा है, करेक्ट। वो तो खाली अपना ब्रांड यूज करके उसको बेच रहा है। उसके पास पैसे का ताकत है, वो अपना ब्रांड बेच रहा है, ब्रांड बेच रहा है। प्रोडक्ट तो अपने आज भी अपने यहाँ पर ही भूमिवर्ल में बन रहा है। बिल्कुल। तो अब आप भूमिवर्ल का स्टोरी में देखोगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। हार्ट का स्टैंड अपने इधर बनता है। अच्छा, आज अपने यहाँ पर जो है वो मेडिकल में जो अपना सरोगेसी जो होता है, उसका जो मशीनरी होता है, वो इंडिया में सबसे पहला यूनिट अपने इधर बना हुआ है। वाह, तो जो चाइल्ड बर्थ नहीं होता, जिसके लिए जो उनको टेक्नोलॉजी लगता है, स्पर्म को मिक्स करने के लिए जो मशीन लगता है, उसका यूनिट भूमिवर्ल में एक ही यूनिट है पूरे इंडिया में। अच्छा, जो कोरोना के वायरस के टाइम पे जो कुछ तो ये टेस्टिंग किट, उस टेस्टिंग किट वो अपने इधर बनता है। अच्छा, तो अपने इधर आप प्रोडक्ट देखोगे ना, तो आप सुबह उठोगे आप, तो सुबह उठ के जो भी यूज़ करते हो, बेड का कवर से लेके आपका पिलो से लेके, बाद में आप ब्रश से लेके, कोलगेट का पेस्ट है उसका जो बाहर का जो बॉक्स होता है उससे लेके, बराबर। आप ऑटोमोबाइल में जाओगे तो ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनता है, आप ऑफिस जाओगे तो फर्नीचर यूज़ करो, फर्नीचर बनता है। जो चीज़ आप यूज़ करते हो सब भूमिवर्ल में बनता है। वो एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट किया हुआ है। बढ़िया। तो ये आपका प्लान क्या है, कितना बड़ा? और अभी आपने 150 एकड़ कुछ बनाया? अभी 150 एकड़ बनाया, हमारे पास और 250 एकड़ जगह है। अच्छा, बराबर है। और आजू बाजू में भी हम लोग अभी भूमिवर्ल जो है भिवंडी में हम काम करेंगे, ठीक है। और जो वर्ल्ड अपना इंडिया के लिए जो भी है, गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट लगेगा वो हम पॉलिसी लिख के उनको समझा के वो करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन कैसे कम कॉस्ट में हो सकता है ना, वो भी हमने जाके उनको बताया। बढ़िया बढ़िया। हमने बोला कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना वो इतने में हो सकता है जो आप क्लस्टर करोगे तो। हाँ, और जो एक साथ में इतनी इंडस्ट्री आएगी। आज एक लैंड को ऐसे ही 500 एकड़ है उसको रखे हुए कुछ नहीं मिल रहा है। जो दिन उसमें बनेगा तो उसमें 5 वैल्यू बढ़ेगा, तो उसमें वैल्यू बढ़ेगा, उसका GST आपको मिलेगा। पहले दिन से शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, GST मिलेगा। करेक्ट। मशीनरी कोई लेके आएगा, उसको GST पे करके मशीन लेके आना है। Correct. वो प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन बेचेगा, उसको वापस GST भरना है। Correct. तो गवर्नमेंट का जो इकोसिस्टम कलेक्शन का जो है वो एकदम और फास्ट होगा, एक्टिव हो यार। ये होता है डेड इन्वेस्टमेंट, है तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। हम ये प्लग एंड प्ले बना के एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपका तो अभी इतना उम्दा स्टोरी है, कोई चैलेंजेस फेस हुए या सब कुछ आपके लिए? नहीं, चैलेंजेस बहुत हुए। कुछ बताना क्या होता है चाहेंगे? कि बहुत बार क्या होता है कि अपन जब भी ग्रोथ करते रहते हैं ना, तो बहुत सारे न्यूसेंस आते हैं, बहुत सारे ब्लैकमेलर्स आते हैं अच्छा, जो अपने को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो वो सब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, वो कोई चैलेंजेस का इशू नहीं है। मैनेज करते हाँ, हैं। वो मैनेज करना है उसको जाके। अपना नेचर नहीं है कि हम जाके उससे झगड़ा करें, हम हाथ पे जोड़ने वाले आदमी हैं। जाके उसको समझाएंगे, मनाएंगे और उसको समझा मना के उसको वो इशू को सॉल्व करेंगे ऐसे। करेक्ट। और मेरे अभी ख्याल से आपने आज ही नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैं अभी हाई कोर्ट से आ रहा हूँ। चाहिए। एक और इश्यू तो एक इशू था, एक वो भी कोई हमारा इशू नहीं है, इसमें हमको जाके इंटरवेंशन करना पड़ा। भी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, वो उनका और पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो भी वो जाके आए। तो वो सब इश्यूज आते रहते हैं, सॉल्व करते रहना। सर। इंडस्ट्री चलाने वाले के पास ये इंडस्ट्री, ये हम लोग बैकबोन है और हम लोग उसके बैकग्राउंड में है, जिसमें आप तक हम लोग जो है ये सब इशू आने नहीं देते हैं। सर 2500 यूनिट है ना, एक भी यूनियन का बोर्ड नहीं है। हाँ, करेक्ट। एक भी यूनियन का बोर्ड नहीं दिखाओगे इधर कोई यूनियन लगा हुआ है। Correct. ये पार्टी का, इसका, उसका, एक भी नहीं है। करेक्ट। सब जो है हम लोग, मैंने किसी को भी इधर आपको तकलीफ नहीं आने देंगे ऐसे। करेक्ट। उसका जो भी है वो बैकग्राउंड में हम लोग जो है उसको सपोर्ट सिस्टम में खड़े। बोलते हैं, मैं तो नया हूँ, 1-1.5 साल ही हुआ है, तो वहाँ जो भी मेरे दोस्त है, जब तक प्रकाश भाई है उधर तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग का बोलना, सब लोग से रिलेशन भी अच्छा है। अच्छा उधर कोई न्यूसेंस करने भी क्यों नहीं आता, उसको पता है कि वो हम लोग के किधर न किधर कनेक्शन में दोस्त है। हमने किधर न किधर उनके लिए कुछ अच्छा किया है। Correct. हमने वो पिंपलास जो गांव है ना, उसके लिए भी अच्छा किया। स्कूल बना के दिया, डिजिटल स्कूल बना के दिया उनको, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया,
होना भी चाहिए। तो वो हमने खुद देखो, हम खुद तो वैसे ही रिलेशन बनता है, एक दूसरे को सपोर्ट हम सिस्टम खुद बनता ग्रो करें ना, ऐसा नहीं होता है। हम और हमारे साथ में सब लोग ग्रोथ करना चाहिए। है। करेक्ट। तो वो हम सब किया। मेरे 90% एम्प्लॉय जो है ना वो भिवंडी के ही है, अच्छा, लोकल। लोकल है, अच्छा। वही गांव के। अच्छा उनको ही जो है ना, जो कोई सुपरवाइजर था आज वो मेरा प्रोजेक्ट हेड है। अच्छा इतने उनको सिखाया, उनको ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन करवाया उनसे। और मैं 90% लोग आज भी भिवंडी के लोग को ही चुन के मैंने, और 150 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। अच्छा 150 में से सर 90% मतलब कितना हुआ, 135 जितना जो है ना लोग लोकल है। आपने उतना जनों का एम्प्लॉयमेंट दिया। किया। आज भी हम लोग इधर जो है ना बहुत जन का रिक्वायरमेंट आ जाए। भूमि वर्ल्ड में 1 लाख लोग काम करते हैं। ये आपको पता नहीं होगा, हम लोग इधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे अच्छा रेडीमेड गारमेंट के लिए, ओके। जिसमें हम जितने भी वुमेंस थे आजू बाजू में उनको बस भर के लेके आते थे। अच्छा और वो वुमेंस को ट्रेनिंग देते थे कि शर्ट कैसे बनाना है, गारमेंट कैसे बनाना है, अच्छा। और उसको वहाँ पर जॉब पे लगा देते थे। अच्छा तो वो हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में कलेक्टर और हमारा मिलके जॉइंट वेंचर में हमने शुरू किया था। तो भूमि वर्ल्ड में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 लेडीज़ लोग को हमने ट्रेन कर। अभी नहीं है वो अभी वो फुल हो गया, मतलब अभी इंडस्ट्री जो है ना उसको रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, इसलिए वो तो बंद। आगे नहीं है। अभी और रिक्वायरमेंट आएगा तो वापस चालू कर सकते हैं। यूनिट अभी भी है वैसे। अच्छा यूनिट है। जैसा लगता है ना हमको कि भाई इनका रिक्वायरमेंट है और 500-800 लेडीज चाहिए गारमेंट के लिए, तो हम वापस उनको सबको बुलाते हैं, ट्रेन करते हो, जॉब पे लगा के देते। बढ़िया बढ़िया। तो हमने उधर सोशली भी बहुत अच्छे से काम किया है। तो सब तरीके से एक इकोसिस्टम जो बोलते हो ना वो मेंटेन रखा है। नहीं मैंने सुना है कि बहुत अच्छा काम है, इसलिए मैं चाहता था कि अब आप हम लोग के पास हम लोग का रिलेशन इतना अच्छा है कि उनका रात को कोई हॉस्पिटल के लिए भी फ़ोन करेंगे ना तो हम हमारी गाड़ी में उनको लेके जाके उनका ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो जो गांव वाले हो, तो गांव वाले जो है ना उसने हम लोग को लैंड दिया, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क बना सके। हाँ सर आपको पता होगा कि नहीं मालूम नहीं, भूमि वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 12 लाख स्क्वायर फीट ऐसा है जो विलेजर्स का है। हमने उनके पास से जेवी में लैंड लिया हुआ था, जिसके अगेंस्ट में हमने पर एकड़ 10,000 फुट, 11,000 फुट, 12,000 फुट दिया। तो सब विलेजर्स जितने भी है ना वो सबको रेंट भी आता है। अच्छा तो वो सबको रेंट आता है, उसने जगह दे के वो खुश है आज। वो जो पहले एक एकड़ में साल का 50,000 रुपया भी चावल नहीं बना सकता था, जिसको आज एक एकड़ के अंदर 2 लाख रुपया महीने का भाड़ा आ रहा है। अरे तो वो जो उसको एक फ़ायदा हो रहा है, 2-3 लाख रुपया महीने का भाड़ा आता है, जिसमें उसको 2 लाख महीना मतलब 25-30 लाख रुपया साल का हुआ। तो 50,000 रुपया भी नहीं मिलता था पहले राइस बना के ऐसे। तो वो सब लोग का एक प्रोग्रेस हो गया, उनका अच्छा हो गया। उन सब लोग का टेम्पो सर्विस चल रहा है। 500 टेम्पो है पिंपलास गांव वाले के, 500 टेम्पो है जो भूमि वर्ल्ड में चलते हैं। अरे आज जोमेटो है ना, लॉकडाउन में मेरे पास आया था, जोमेटो का यूनिट है अपने इधर। हाँ जोमेटो हमको बोल रहा है कि हमको ये जगह तो आप दे रहे हो, लेकिन मेरा इशू ऐसा है कि मेरे को दिन का 500 टेम्पो लगता है। हाँ तो मतलब क्यों? तो बोलते हम लोग जितने भी रेस्टोरेंट है बॉम्बे के अंदर उनको सबको सप्लाई हम लोग करते हैं। अच्छा हाँ, तो वो आप जो IPO आया था जोमेटो का, वो क्यों आया था? वो ये सप्लाई चेन के लिए आया था, वो डिलीवरी जो दे रहे उसके लिए नहीं था। अच्छा आपको लगता है कि वो IPO जो है वो घर रेस्टोरेंट से घर पे जो डिलीवरी कर रहा है उसके लिए नहीं है। अच्छा उसने ये इकोसिस्टम अच्छा, सप्लाई चेन के लिए था। तो वो यूनिट हमने यहाँ पर डाला। उन्होंने बोला था, हमने बोला ठीक है, हम सब गाँव वाले को बुलाए, आप लोग सब लोग का जो है ना हमने लोन करके दिया उनको। 400-500 टेम्पो रेडी किया, जोमेटो को दिया। आज रोज़ 400-500 टेम्पो रोज़ यहाँ से निकलते बॉम्बे में सप्लाई, सब रेस्टोरेंट को सप्लाई करते। तो रेस्टोरेंट वाले को एक तो फ्रेश फूड मिलता है, प्लस रेस्टोरेंट वाले को स्टोरेज नहीं करना पड़ता है। अच्छा प्लस रेस्टोरेंट वाला जो है ना उसका एक सेट हो गया पूरा कि भाई आज रोज़ कितने राइस चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना ऑयल चाहिए, कितना वेजिटेबल चाहिए, कितना चीज़ चाहिए, कितना बटर चाहिए। रोज़ सुबह को 4 बजे टेम्पो निकलता है, 7 बजे तक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है। 7 बजे हर रेस्टोरेंट में वो उनका इंग्रेडिएंट्स पहुंच जाता है वाह फ्रेश। जोमेटो सप्लाई चेन भी बहुत बड़ा है ना। आज समझो 2000 रेस्टोरेंट होंगे ना बॉम्बे में, 2000 रेस्टोरेंट को जोमेटो सप्लाई करता है। जोमेटो कितना एरिया है भूमि में? जोमेटो सब में 60,000 फुट होगा सब मिला के। सुपर। वैसे इंडस्ट्री बहुत है, बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री आके बहुत बड़ी हुई। जैसे आप ओ केक्स है, तो ओ केक्स जो है ना वो आज की तारीख में केक्स बनाती है। तो उसका पहले एक खुद का एक यूनिट था और एक यहाँ पर एक स्टोर था, दुकान था मुलुंड में। उन्होंने बड़ा, आज की तारीख में उनका मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो 400 दुकान रहेगी ओ केक्स का खुद की फ्रेंचाइजी। और वो सबका प्रोडक्शन केक्स का अपने दिन का वो लोग 5,000 केक बनाते पर डे। 5,000 केक बनाती है वो केक्स।
हाँ तो ऐसे बहुत सारी Stories स्टोरीज है। है मैंने भूमि वर्ल्ड का अपना अलग एक पॉडकास्ट आप कर सकते हो, इतना इतना स्टोरीज है। कर सकते हम लोग करते हैं बहुत जन का। आपने हमारे यूट्यूब में आप चैनल में जाओगे ना भूमि वर्ल्ड के, अच्छा। उसमें आपको सब लोग का नहीं, टेस्टिमोनियल लिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल गुड्स से मैं लेके इस सब बात से खुश हो जाऊंगा अगर पूरे इंडिया में किसी ने सोचा कि प्रकाश भाई जैसे उन्होंने भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, ऐसे कोई इंडस्ट्रियल पार्क अपने शहर में बनाए जिससे माइक्रो और स्मॉल मीडियम स्केल और वो हेल्प हो जाए। वो सपोर्ट हम उनको देंगे। हाँ प्लीज, वो आपको कांटेक्ट मतलब हम उसको पूरा रेडी करके देंगे, पूरा उसको प्लान नॉलेज देंगे, पूरा उसको एक्सपीरियंस। हम लोग को अभी देखो लाइफ में ना एक स्टेज तक आने तक जो है ना सब अपने को ग्रोथ चाहिए। एक स्टेज के बाद है ना सेटिस्फेक्शन के लिए हमने किसके लिए कुछ किया, खुशी मिलता है, वो सबसे बड़ा खुशी है। एक अब वैसा स्टेज मेरा आ गया है। बढ़िया प्रकाश भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं काफ़ी आपका टाइम दिया और आपका स्टोरी सुना और अच्छा लगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे जो साथ के लोग हैं और जो ये देख रहे हैं उनको भी आपका स्टोरी सुन के बहुत सी प्रोत्साहन मिलेगा। यस यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स।